नेक्स्ट वन इज़ बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। अगेन अगर आप इस सप्लाई चेन में देखें वही पार्टीज़ हैं, लेकिन अब हमने जो बारगेनिंग पावर समझनी है वो सप्लायर या सेलर के हवाले से, और ये सेलर प्रोडक्ट्स बेच रहा है, रॉ मटेरियल बेच रहा है मैन्युफैक्चरर को जो कि एक बायर है। तो यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। सबसे पहले फ्यू सेलर्स। अगर सप्लायर्स या सेलर्स थोड़े से हैं और रॉ मटेरियल वही बेचते हैं, तो फिर जो बारगेनिंग पावर है वो सप्लायर्स के पास या सेलर्स के पास होगी, क्योंकि पहले ही थोड़े से हैं, उन्हीं से वो प्रोडक्ट्स मिलेंगी। तो वो जितनी भी प्राइस रखना चाहेंगे या वो जितनी प्राइस में बेचना चाहेंगे उतनी ही प्राइस में वो बेच सकेंगे, मैन्युफैक्चरर्स को उनसे वो प्रोडक्ट लेनी पड़ेगी। अगर उनकी प्रोडक्ट्स ख़ास तौर पे बहुत यूनिक हैं, बहुत स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं, वो कहीं और से नहीं मिलती, या उस तरह की प्रोडक्ट्स किसी और से नहीं मिलती, उस क्वालिटी की प्रोडक्ट किसी और से नहीं मिलती, तो फिर भी जो सप्लायर या सेलर है उसकी बारगेनिंग पावर बढ़ जाएगी। अगर सप्लायर कोई ऐसी प्रोडक्ट बेच रहा है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो फिर भी वो प्रोडक्ट जो है उसको अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे बेचेगा, क्योंकि उसकी जो पावर है वो ज़्यादा हो जाएगी। और याद रखिएगा, एक पार्टी की अगर पावर बढ़ेगी तो दूसरी पार्टी के लिए थ्रेट्स बढ़ जाएंगे। उसके लिए पावर जिसके पास होगी उसके पास कंपेटिटिव एडवांटेज मौजूद होगा। फिर बैकवर्ड इंटीग्रेशन का बिल्कुल ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। और इससे मुराद क्या है कि ये सप्लायर है, ये रॉ मटेरियल बेचता है मैन्युफैक्चरर को, और मैन्युफैक्चरर उस रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट्स बनाता है और वो भेज देता है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में, जो कि कंज्यूमर तक पहुंच जाता है। अब ये सप्लायर जो है वो रॉ मटेरियल तो इसके पास होता ही है, अगर ये सप्लायर से एक मैन्युफैक्चरर भी बन जाए, यानी ये रॉ मटेरियल बेचने के साथ साथ खुद भी उससे प्रोडक्शन जो है वो करके प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दे, तो इस चीज़ को हम कहते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। तो जो मैन्युफैक्चरर हैं, जितनी भी कंपनीज उस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, वो कभी भी ये नहीं चाहेंगी कि हमारा जो सप्लायर है वो खुद भी एक मैन्युफैक्चरर बन जाए और हमारे साथ कंपटीशन में आ जाए। वो उसको सप्लायर के रोल के तौर पे तो पसंद करेंगी, लेकिन उसको वेलकम नहीं करेंगी एज मैन्युफैक्चरर, क्योंकि उनका जो मार्केट शेयर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लिहाजा वो कुछ ना कुछ इसकी जो बात है उसको मानते रहेंगे, ताकि उसके जहन में फॉरवर्ड इंटीग्रेशन वाली जो चीज़ है वो ना आ सके। लास्ट पॉइंट है, बायर परचेजेज इन लो क्वांटिटी और लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स। यानी अगर आपका जो मैन्युफैक्चरर या बायर है वो आपसे कम कीमत में ख़रीदता है, कम तादाद में ख़रीदता है, कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स लेता है, या ऐसी प्रोडक्ट्स लेता है कि जिनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो आपके लिए एक छोटा कस्टमर होगा। और एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि जो छोटे कस्टमर होते हैं, जो या तो कम कीमत में ख़रीदेंगे या कम तादाद में ख़रीदेंगे, वो उनको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स या बहुत ज़्यादा जो फैसिलिटेट है वो नहीं किया जाता है। इसकी एक मिसाल ऐसे है कि अगर आपके एक सप्लायर है जो कि हर तरह के व्हीकल्स के व्हील्स बना रहे हैं, पहिए बना रहे हैं, अब उनका कस्टमर एक लॉन्ग ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी हो सकती है और एक साइकिल बनाने वाली कंपनी भी हो सकती है। अगर आप सोचें तो लॉन्ग ट्रक जो बनाने वाली कंपनी है उसको एक ट्रक के लिए 22 व्हील्स चाहिए, और वो व्हील्स भी बड़े होंगे, यानी महंगे वाले होंगे और ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होंगे। तो सप्लायर के लिए वो एक बड़ी बायर के तौर पे, बड़ी कस्टमर के तौर पे जो है वो सामने आएगी। दूसरी तरफ जो साइकिल बनाने वाली कंपनी है उसको सिर्फ 2 व्हील्स चाहिए, और वो भी बहुत कम कीमत के जो है वो व्हील्स होंगे, तो उनके ये छोटा कस्टमर होगा सप्लायर्स के लिए। तो जो बड़ा कस्टमर है उसकी बारगेनिंग पावर ज़्यादा होगी, सप्लायर के लिए उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगी, और जो छोटा कस्टमर है उसके लिए जो सप्लायर है उसके पास पावर ज़्यादा हो जाएगी।